यहाँ पे मैं आपको कॉची रेजिड्यू थ्योरम को प्रूव करके दिखाऊंगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें रेजिड्यू की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो रेजिड्यू की डेफिनेशन में आपको पहले समझाऊंगा, फिर मैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम को प्रूव करूंगा। ये जो थ्योरम होती है कॉची रेजिड्यू थ्योरम, वो इस तरह से होती है। हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है एक कर्व के सापेक्ष, और उस कर्व के अंदर क्या होना चाहिए, सिंगुलर पॉइंट होने चाहिए, परिमिति इस तरह से। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, रेजिड्यू की डेफिनेशन को समझते हैं। तो रेजिड्यू की डेफिनेशन होती है इस तरह से। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन होती है एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना होगा। अब ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए ए। यहाँ पर आप देख सकते हो ए यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है ये समझा देता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ जेड। इसको मैंने मान लिया ये इस तरह से है जेड माइनस वन। तो यहाँ पे हम जेड का मान जैसे 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं रहेगा, ये विश्लेषित नहीं होगा। ये विश्लेषित नहीं होगा कौन से पॉइंट पे, जेड इक्वल टू 1 पे। तो जेड क्या है यहाँ पे, जेड इक्वल टू 1 क्या है यहाँ पे, सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है, जो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा उसके आसपास के पॉइंट को हमें देखना है। जैसे कि एक यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है तो एक के आसपास, आसपास का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा देखना है या कम देखना है, मतलब कि आसपास कम से कम एक छोटा सा सर्किल बनाना है हमें। यहाँ पे ये क्या है 1 है मान लिया, तो इसके कम से इसके पास में एक छोटा से छोटा सर्किल होना ही चाहिए जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, जितने भी पॉइंट हो। इसको नहीं लेना, ये तो क्या है 1 है, ये पॉइंट जो मैंने आपको दिखा रखा है ये तो क्या है 1 है, लेकिन 1 के आसपास जो सर्किल बनाया है इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। एक पे एनालिटिक नहीं होना चाहिए, बाकी और पे एनालिटिक होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम रेजिड्यू, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एक फंक्शन और लेके समझा देता हूँ मैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1 जेड माइनस 1 यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पे जेड माइनस 2 भी ले लिया मैंने। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए, जेड बराबर 1 और जेड बराबर 2। दोनों पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है ये हमने चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पे 1 ले लिया, इसके आसपास के पॉइंट को लिए ये सर्किल बना लिया, इसके आसपास के बहुत सारे पॉइंट आ गए। तो इन पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। अब आप ये कहो कि यदि मैंने ये जो सर्किल बनाया वो इस तरह से बना लिया, एक तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया और 1 के आसपास जो सर्किल बनाया इसकी रेडियस मैंने क्या ले ली, 3 ले ली। अब आप कहे कि 3 के अंदर तो एक पॉइंट आ गया 2, तो 2 पॉइंट पे तो ये एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा छोटा सर्किल बना सकते हैं। तो छोटे से छोटे सर्किल के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक 1 लेंगे और 1 से आगे जो रेडियस बनाएंगे वो रेडियस मान लो मैंने 1 की रेडियस बना ली, तो 2 तो बाहर रह जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी जेड का जो मान है 1 और 2 दोनों पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन ये कौन से पॉइंट है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, हमें छोटा सा एक सर्किल, छोटा से छोटा सर्किल भी हम बना सकते हैं और बड़ा बनाएंगे तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एक छोटा से छोटा सर्किल, यानी कि आप इसको डायरेक्ट ऐसा समझ सकते हो कि कम से कम एक विलोपिन नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, ये एनालिटिक हो। तो इस तरह से हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आ रही है फिर आगे लोरेंट श्रेणी। तो लोरेंट श्रेणी क्या होती है ये भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। लोरेंट श्रेणी के अंदर इसका जब हम प्रसार करेंगे तो प्रसार के अंदर क्या होगा, एक इस तरह का पद आएगा, उस पद का जो गुणांक होगा वो गुणांक क्या होगा, b1 होगा। उस गुणांक को हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू बोलेंगे। ये जो गुणांक होगा उस गुणांक को हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू बोलेंगे। और ये जो रेजिड्यू है वो कहाँ पे है, जेड बराबर ए पर है। जेड बराबर ए क्या है, ए यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है, वो भी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो ये जो b1 है इसी को हम क्या बोल देंगे, रेजिड्यू बोल देंगे। अब यहाँ पर ये लोरेंट श्रेणी को मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मैं इसको सबसे पहले साफ कर लेता हूँ बोर्ड को। अब यहाँ पे लोरेंट श्रेणी को समझते हैं हम यहाँ पे। तो लोरेंट श्रेणी इस तरह से होती है, एक फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है, ये इस तरह से एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस तरह से 2 पद होंगे, एक तो ये और एक ये, और इसके अंदर एक तो गुणांक होगा ये an, इसका मान तो होता है इस तरह से, और इस मान की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक होता है जेड माइनस ए और इसकी पावर माइनस के एन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जेड माइनस ए और इसकी पावर माइनस का 1 है। तो यानी कि
n का मान हमें यहाँ पे 1 लिखना है। n का मान हमें क्या लेना है, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। n का मान 1 लेंगे तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा, b1। तो ये जो b1 आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो गुणांक क्या आ जाएगा इसका b1। इस b1 को हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू बोलेंगे। तो इस b1 को मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे bn का मान हमें ये मिल रहा है, तो यहाँ पे n का मान 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर के अंदर क्या, माइनस का n प्लस का 1 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगी पावर 0। तो पावर 0 जाएगी तो ये नीचे वाला पद तो यहाँ से हट जाएगा, ऊपर वाला पद बचेगा फंक्शन ऑफ z और इंटीग्रेशन dz। तो यहाँ पे हमें केवल इतना सा मिलेगा यहाँ पर। तो b1 का मान हमें क्या मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा। और ये जो b1 का मान क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं रेजिड्यू। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये जो रेजिड्यू होता है इसको हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, आर ए। आर तो क्या हो जाएगा रेजिड्यू, और ए क्या हो जाएगा पॉइंट। किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, तो आर ए क्या है, सिंगुलर पॉइंट है यहाँ पर। तो आर ए पे रेजिड्यू इस तरह से, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, b1 रेजिड्यू फंक्शन ऑफ जेड का, किस पे, जेड बराबर ए पॉइंट पे। ए पॉइंट कौन सा होता है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमें इसका मान क्या मिल रहा है, रेजिड्यू का मान हमें क्या मिल रहा है, 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन c2। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो C1 तो कौन सा करा हुआ है, बाहर वाला करा हुआ है, और C2 कौन सा करा हुआ है, अंदर वाला। ये लॉरेंट श्रेणी में ये क्या होता है, सर्किल होता है इस तरह से। तो ये जो अंदर वाला सर्किल है इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो जो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है उसका जो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है उसका जो सर्किल है यहाँ पे बाहर, वो सर्किल के सापेक्ष इंटीग्रेशन आता है यहाँ पर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। और इसी को मैंने यहाँ पे अंदर ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। तो रेजिड्यू का मान होता है इस तरह से। आगे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे C2 का कर्व है और फंक्शन ऑफ जेड dz, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, 2 पाई आइटा रेजिड्यू ए। इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिलता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आगे जब हम प्रूव करेंगे रेजिड्यू थ्योरम को तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम को समझते हैं यहाँ पर। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम होती है इस तरह से। अगर एग्जाम में कभी भी इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको यही लिखना होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। तो अब यहाँ पे कॉची रेजिड्यू थ्योरम को समझने के लिए यहाँ पे क्या है कि एक कंटूर होगा हमारे पास। सबसे पहले तो एक कंटूर होगा C, और ये जो C कंटूर है उसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। और ये जो कंटूर C है उसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर भी फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो एनालिटिक तो होगा, और इसके अंदर क्या होगा, परिमित सिंगुलर पॉइंट होंगे। सिंगुलर पॉइंट होंगे लेकिन वो क्या होंगे, परिमित होंगे, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। तो परिमित सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो उन जो सिंगुलर पॉइंट होगा उसका क्या करना है, रेजिड्यू लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी सिंगुलर पॉइंट का रेजिड्यू हमने ले रखा है, और इन सबका सम करके इसको 2 पाई आइटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा इस फंक्शन का। और ये जो फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस कंटूर C के लॉन्ग आएगा। आप देख सकते हो इस कंटूर C के इंटीग्रेशन आ रहा है यहाँ पे। और इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिड्यू का जो हमने सम लिखा हुआ है इसको समीशन ऑफ आर लिख दिया हमने शॉर्ट के अंदर। और ये जो समीशन ऑफ आर क्या है, यहाँ पे इस कंटूर C के अंदर जितने भी सिंगुलर पॉइंट है उन सभी सिंगुलर पॉइंट का फंक्शन ऑफ जेड के लिए क्या है, रेजिड्यू है। और ये जो रेजिड्यू है उसका सम को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे समीशन आर बोल रहे हैं, या आप इस तरह से इसको समीशन को प्रसार करके भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हमें प्रूव करना। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक कंटूर बनाएंगे C, और उसके अंदर क्या बनाएंगे, एक सिंगुलर पॉइंट बनाएंगे। कितने सिंगुलर पॉइंट, परिमित। परिमित का मतलब हम क्या बनाएंगे, n सिंगुलर पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंटूर बना लिया C, और इस कंटूर के अंदर हमने आप देख सकते हो कि यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Zn, ये क्या है, इसके अंदर सिंगुलर पॉइंट है। अब यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट है यहाँ पे Z1, इसके लिए मैंने करो बना लिया C1, Z2 के लिए करो बना लिया C2, Z3 के लिए C3, और Zn के लिए Cn वाला करो हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे ये जो करो बना लिया, करो बनाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्किल बनाया है मैंने। इसके बाहर ये जो स्पेस बचा हुआ है इसके अंदर क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है, क्योंकि आप देख सकते हो सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से, ये जो Z1 Z2 Z3 Zn, ये सिंगुलर पॉइंट है, इन पे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इनको तो छोड़ दिया हमने सर्किल बनाकर। तो अब इसके अलावा जितना भी ये बचा हुआ है यहाँ पे तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अब एनालिटिक फंक्शन है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉची जो समाकलन था उसकी जो थ्योरम है उसका जो विस्तृत रूप है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कौशी समाकलन का क्या कर दिया हमने, विस्तृत रूप हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। वो क्या होता है कि हमें बाहर वाला जो कंटूर है सी, इसके सापेक्ष जो इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, जितने भी अंदर वाले जो सर्किल कर्व बन रहे हैं, कंटूर बन रहे हैं, उन कंटूर के सापेक्ष इंटीग्रेशन जो आता है उसके बराबर आता है। तो यहाँ पे C1 कंटूर के सापेक्ष इंटीग्रेशन, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, इसी तरह से Cn जितने भी कंटूर है सबको ले लिया, सबके समीशन के बराबर आएगा इस बाहर वाले का कंटूर का इंटीग्रेशन। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, जो हमारा थ्योरम है उसका इंटीग्रेशन भी यही है, यानी कि हमें अब इधर वाला पार्ट हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हमें ये इंटीग्रेशन चाहिए, C1 के सापेक्ष इंटीग्रेशन, C2 कर्व के सापेक्ष इंटीग्रेशन, C3 कर्व के सापेक्ष इंटीग्रेशन, ये सभी इंटीग्रेशन हमें चाहिए। और रेजिड्यू थ्योरम के अंदर हमने क्या समझा था, जो सिंगुलर पॉइंट होगा उसके साथ में जो कर्व बनेगा, वर्त बनेगा सर्किल, उसका इंटीग्रेशन हम ज्ञात कर सकते हैं रेजिड्यू के पदों में। तो वो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे Z1 के लिए ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिंगुलर पॉइंट है, उन सिंगुलर पॉइंट के लिए यहाँ पे Z1 यहाँ पे एक सिंगुलर पॉइंट है, तो इसका रेजिड्यू क्या होगा 1/2 पाई आइटा, और इंटीग्रेशन यहाँ पे किसके सापेक्ष होगा, जो इसका कर्व बना हुआ है। तो इसका कर्व C1 है, तो यहाँ पे देखो मैंने C1 यहाँ पे लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इंटीग्रेशन चाहिए केवल, तो इंटीग्रेशन चाहिए तो ये 2 पाई आइटा को मैंने इस साइड में यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पाई आइटा तो इस साइड में आ चुका और यहाँ पे हमें ये इंटीग्रेशन मिल चुका है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने Z1 के लिए देखा, इसी तरह से Z2 Z3 सभी के लिए हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने Z2 के लिए, Z3 के लिए और Zn के लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ज्ञात कर लिया। ये क्या पे यहाँ पे रेजिड्यू के पदों में आ गया, क्योंकि RZ1 ये क्या है, रेजिड्यू है, RZ2 ये भी रेजिड्यू है, तो ये सभी यहाँ पे रेजिड्यू। अब ये सब मान हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे C1 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे C1 के लिए लिख देंगे, C2 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, C3 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, और Cn का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सभी मान हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे 2 पाई आइटा को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आइटा को हम कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, आप देख सकते हो 2 पाई आइटा तो यहाँ पे कॉमन आ चुका है, और यहाँ पे ये जो रेजिड्यू है सभी का रेजिड्यू हमने यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिख रखा है। तो ये जो थ्योरम, ये जो इक्वेशन आई है इसी को हम बोलते हैं कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जितना भी समीशन हो रहा है यहाँ पे रेजिड्यू का, इसको हम समीशन ऑफ R लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे समीशन ऑफ R क्या है, जो कंटूर C था उसके अंदर जितने भी सिंगुलर पॉइंट है उन सबका रेजिड्यू है। रेजिड्यू कहाँ पे, फंक्शन ऑफ Z पे, तो इसी को हम यहाँ पे शॉर्ट में समीशन ऑफ R लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो इस तरह से हम एग्जाम में इसको प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में आपको वैसे लिखना जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखकर बताया है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को आप अपनी क्लास के अंदर शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये दोनों मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।